हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके UPSSC पेट एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें, क्लास को अपने मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे अपने क्लास में। मिल करके आप लोग 450 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो इनमें से फ्रेंड्स आपके सामने जो चार ऑप्शंस हैं, ये बताना है इनमें से कि वह कौन सी हिंदी की ध्वनि है जो कि स्पर्श है, घोष है, महाप्राण भी है और ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शंस हैं आपके भा, दा, था या हा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भा। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो भा ध्वनि जो है ये हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? बताइए, आ, औ, ई या ए। इनमें से बताइए। तो फ्रेंड्स फटाफट से बताएं कि इनमें से कौन सा हमारा संवृत स्वर है। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, ई। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है, छोटी ई, तो ई हमारा एक संवृत स्वर है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। तो ई हमारा एक संवृत स्वर है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स की हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन है आपके चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा या ता, था, दा, धा। बताइए कि इनमें से हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स टा, ठा, डा और ढा ये हमारी हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है, वेरी गुड। फटाफट से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम 60 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब लोग क्लास को सपोर्ट कीजिए और क्लास के आंसर्स, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इनको आप लोग फटाफट से करिए। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स की हिंदी की बा है। तो जो बा शब्द दिया गया है ये कैसी ध्वनि है? ऑप्शन है आपके दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, वर्त्सर्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि। बताइए कि हिंदी की बा ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो हिंदी की जो बा ध्वनि है ये हमारी एक ओष्ठ ध्वनि है। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये ओष्ठ ध्वनि है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो हिंदी की जो बा ध्वनि है यह हमारी ओष्ठ ध्वनि है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ओष्ठ ध्वनि है बा। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब बताइए, का, छा, ता या पा। इनमें से बताएं फ्रेंड्स
कि दंत ध्वनि हमारी कौन सी है। चलिए हम बात करते हैं दंत ध्वनि की। ठीक है, कि इनमें से कौन सी हमारी दंत ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया हुआ है ता, तो ता जो हमारी दी गई है यह एक हमारी दंत ध्वनि होती है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दंत ध्वनि हमारी कौन सी है, ता हमारी एक दंत ध्वनि है, ये आप याद रखेंगे। ओके। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। बताइए कि था, फा, मा या वा। तो इनमें से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है, फटाफट से बताएं। दंतोष्ठ ध्वनियां देखिए वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण दांत व होंठ दोनों की सहायता से होता है। अर्थात इन ध्वनियों को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे दांत और होंठ आपस में स्पर्श करते हैं। चलिए बताइए कि इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि हमारी कौन सी है। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 होगा हमारा वाह। जो वाह दिया गया है तो वाह हमारी दंतोष्ठ ध्वनि है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो वाह हमारी दंतोष्ठ ध्वनि है। ओके। चलिए ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ है सही उत्तर है, वाह हमारी दंतोष्ठ ध्वनि है, याद रखेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। बताइए। तो चा छा जा झा, टा ठा डाढ़ा, पा फा बाभा या ता था दाधा। बताइए इनमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का हमारा उदाहरण है। अभी डिस्कस भी किया गया था इस क्वेश्चन को, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर, टा ठा डा ढा। ठीक है। तो टा ठा डा और ढा ये हमारे मूर्धन्य ध्वनियों के उदाहरण हैं। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से प्रत्यय प्रयुक्त शब्द नहीं है। अब बताएं कि इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके सादर, सावधान, स्वभाव या समझदार। इनमें से प्रत्यय प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, कमेंट करें। चलिए एक सेकेंड फ्रेंड्स। यस, तो प्रत्यय में हम जो सादर वर्ड हमारा दिया गया ऑप्शन फर्स्ट में, तो इस सादर में हमारा कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है फ्रेंड्स कि एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो अनंत, अन्वेषक, अवैतनिक या अपेक्षा, इनमें से बताएं कौन सा एक ऐसा शब्द इनमें से है जो कि हमारा एक उपसर्ग लगने से बना हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अवैतनिक। ठीक है। तो अवैतनिक जो हमारा है इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। इसमें देखिए अब प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है। क्या लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग आगे लगते हैं। ठीक है। तो अवैतनिक का अर्थ क्या होता है, जो बिना वेतन के कार्य करता है इसको अवैतनिक कहता है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे कौन सा हमारा वर्ड आएगा। हाथ फैलाना, इसे मुहावरे दिए गए हुए हैं, तो कौन सा मुहावरा इन खाली जगहों में आएगा, बताएं। किसी के आगे हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, अंगारों पर पैर से रखना,
नाको चने चबाना या पत्थर की लकीर खींचना, बताइए तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, ठीक है, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं तो लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा हमारा आंसर, पद। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं इनको पद बोलते हैं। क्लियर। चलिए तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला शब्द दिया गया है, खाली जगह आपको दी गई है, फिर लिखा गया है बोलो, यानी कि डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। बताइए इनमें से कौन सा वर्ड हमारा रिक्त स्थान पे आएगा। ऑप्शन है आपके जोर से, गाकर, चीख कर या धीरे। बताइए इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर होगा हमारा आंसर, धीरे। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फोर आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है तो पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से। बताइए वाक्यों में जो शब्दों का जो क्रम होता है वो किससे निर्धारित होता है, कमेंट करें। ऑप्शन फर्स्ट पदक्रम से। किससे फ्रेंड्स, ये जो पदक्रम से निर्धारित होता है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए वाक्यों में शब्दों का जो क्रम है ये पदक्रम से निर्धारित होता है। ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उद्देश्य और विधेय डैश के अंग हैं। बताइए कि उद्देश्य और जो विधेय हैं किसके अंग हैं, वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। बताइए कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं। ओके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बताइए जातिवाचक जो संज्ञा है इनमें से कौन सा एक उसका उदाहरण है, अर्थात इनमें से कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके कामायनी, आम, रसीला या वकील। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, वकील। ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है
जातिवाचक संज्ञा का शब्द है तो ये वकील है। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार आपके साथ में सेम टू सेम टाइप से डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम रामचरितमानस गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा या ममता वकील पुस्तक। बताइए कि इनमें से किस विकल्प में सबके सभी जो शब्द हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, राम रामचरितमानस और गंगा। क्लियर, राम रामचरितमानस और गंगा ये सब के सब शब्द हैं, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्लियर, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, जिसमें भी किसी भी बुक का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, ठीक है, नाम हो, ठीक है, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। क्लियर, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक बताएं। ऑप्शन है आपके अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। बताएं साथियों, वह अगले साल आएगा तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड होगा हमारा आंसर, अधिकरण कारक। क्लियर, तो वह अगले साल आएगा, ये हमारा अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाता है। सो ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, प्राण। ठीक है, जो प्राण शब्द है ऐसा शब्द है जो कि सदैव बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। क्लियर, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन 4 आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है फ्रेंड्स की मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। बताइए फ्रेंड्स कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, तो मैं अगर 3 मिनट में आ रहा हूं तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। ओके, कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं तो इसमें कारक कौन सा हमारा होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द की संज्ञा बुढ़ापा। बताएं बुढ़ापा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। बताइए कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा की संज्ञा बताएं क्या होगी। तो बुढ़ापा हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ओके,
बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, याद रखेंगे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, इस पे कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान या अधिकारी को कमेंट करें। तो वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, ये हमारा अपादान कारक का उदाहरण होगा, विशेषण है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा ये हमारा विशेषण है। क्लियर। चलिए ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हमने चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शिक्षा शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स शिक्षा शब्द हमारा विशेषण है। ओके चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कृषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए बहुत, जो बहुत वर्ड है आपको बताना है, ये किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाण बोधक। बताइए कृषि की गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत हमारा किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? कमेंट करें। चलिए तो बहुत हमारा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होता है, ठीक है, परिमाण बोधक। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन 4 आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? बताइए कोई, कोई वर्ड कैसा शब्द है? ऑप्शन है आपके परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण या सर्वनाम वाचक विशेषण। तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कोई किस प्रकार का शब्द है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन थर्ड, सार्वनामिक वाचक विशेषण, अर्थात सार्वनामिक विशेषण है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह जो है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण भी होता है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो चोट, नेत्र, निशाना या जवाब। बताइए कि अचूक विशेषण के साथ हम कौन सी संज्ञा का प्रयोग करेंगे? तो अचूक विशेषण के साथ हम निशाना शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि अचूक निशाना। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो अचूक विशेषण के साथ हम निशाना का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? बताइए कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो जो कुशाग्र शब्द दिया गया है ये हमारा किसका उदाहरण है? परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक
या गुणवाचक? बताइए कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो कुशाग्र किस प्रकार का विशेषण है? कमेंट करें। ऑप्शन 4 गुणवाचक। ठीक है, तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, तो जो कुशाग्र हमारा गुणवाचक है, अर्थात इसकी क्वालिटी है, इसका गुण है कि वो उसकी बुद्धि जो है जो कुशाग्र है, अर्थात कुश के समान बुद्धि। कुशाग्र का अर्थ क्या होता है? अगर पूछ ले आपसे कि कुशाग्र का अर्थ क्या होता है, तो कुश के समान बुद्धि वाला, इसको हम कुशाग्र बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपके सामने वर्ड जो दिया गया है, सेंटेंस आपको जो दिया गया है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो बताइए इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा। आंसर 3। कितने? तो इसमें 3 दिए गए हैं, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला? बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, तेज। ठीक है, ये हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तेज तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे होता हमारा बहुत तेज, तब ये हमारा ज़्यादा अच्छा आंसर था क्रिया विशेषण के लिए। ठीक है, तेज तो हमारा विशेषण होता है, लेकिन बहुत तेज ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्रिया विशेषण किनको बोलते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, इनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? बताइए श्रद्धानंद का जो है संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है आपके श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रा प्लस धनानंद या श्रद्ध प्लस आनंद? बताइए कि श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, श्रद्धा प्लस आनंद। ओके फ्रेंड्स, श्रद्धा प्लस आनंद बराबर श्रद्धानंद। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? देखिए संधि 3 प्रकार की होती है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अनुस्वार संधि? कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड देखिए जो संधि होती है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जो अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार हमारा किसी भी संधि का उदाहरण नहीं होता है, अर्थात
ये अनुस्वार संधि नहीं होती है कोई भी, ये संधि का प्रकार नहीं है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो जगदम्बा, विद्यालय, संतोष या अहंकार, बताइए कि इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, विद्यालय। तो विद्यालय हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि संधि कितने प्रकार की होती है, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके 2, 3, 4 या 6। बताइए कि हमारा जो संधि होती है इस तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि और लास्ट में आती है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो ये हमारे संधि के 3 प्रकार होते हैं। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स सदानंद। ठीक है ना, तो सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद हमारा कौन सी संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सत प्लस सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है आपके सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद या सदा प्लस आनंद। बताइए सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत प्लस आनंद। ठीक है, तो फ्रेंड सत प्लस आनंद ये हमारा सदानंद का संधि विच्छेद होता है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, शत प्लस आनंद। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपका संधि से ही संबंधित है। प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। बताइए कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स पुस्तकालय हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, और ये हमारा किस संधि का उदाहरण है? तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए जहाँ भी हमको कोई बड़ी मात्रा दिख जाए, जैसे इसमें देखिए का में बड़ा की मात्रा लगी हुई है, इसी प्रकार से बड़ी की मात्रा लग जाए, बड़ा ऊ की लग जाए, है ना। जहाँ भी बड़ी मात्रा लग जाए वो हमारे जो है दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय बराबर क्या होगा? अभ्युदय, अभ्योदय, अभिउदय या अभिउदय। बताइए अभि प्लस उदय की संधि इनमें से कौन सी होगी हमारी?
अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। क्या होता है? अभ्युदय। इस क्वेश्चन में फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना हुआ है आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। क्लियर? चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन या उज्ज्वल, बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुस्तकालय। ठीक है, तो कौन सा शब्द हमारा स्वर संधि का उदाहरण है? जो पुस्तकालय शब्द हमारा है, पुस्तकालय, तो ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर? पुस्तक प्लस आलय, तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने चुना हुआ है अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है। पुस्तकालय हमारा स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैं घर जाता हूं इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बताइए कि मैं घर जाता हूं इस वाक्य में हमारा मुख्य क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आपके मैं, जाता हूं या इनमें से कोई नहीं। तो मैं घर जाता हूं इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? ऑप्शन सेकंड, जाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स जाता, तो जाता वर्ड हमारा जो दिया गया है ये हमारा मुख्य क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसमें मेन काम क्या हो रहा है कि वो जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया है या राधा रोती है। इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फोर, राधा रोती है। देखिए राधा रोती है हमारा सकर्मक नहीं, ये हमारा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, राम भोजन करके सो गया। बताइए कि राम भोजन करके सो गया इस बात में कौन सी क्रिया निहित है? नाम बोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, सहायक क्रिया या यौगिक क्रिया। बताइए राम भोजन करके सो गया इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। सॉरी, बताइए। तो इसका आंसर आप लोग अपने होमवर्क में कीजिएगा कि राम भोजन करके सो गया इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वह जाने लगा इसमें कौन सी क्रिया है? बताइए कि वह जाने लगा इसमें क्रिया कौन सी है? अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक
या निश्चय बोधक? बताइए। वह जाने लगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आरंभ बोधक। ठीक है, तो वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये हमारा आरंभ बोधक क्रिया का उदाहरण है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वह जाने लगा इस वाक्य में हमारा आरंभ बोधक है। ओके, सो ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो वह जाने लगा ये हमारा आरंभ बोधक क्रिया का उदाहरण है, याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राधा को पीट दो। चलिए, तो राधा को पीट दो इस वाक्य में कहा जा रहा है। आपको ये बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है आपकी इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक या अनुमति बोधक? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फोर, अनुमति बोधक। ठीक है, तो राधा को पीट दो ये हमारा अनुमति बोधक क्रिया का उदाहरण है, अर्थात इसमें अनुमति दी जा रही है, ठीक है, कि राधा को पीट दिया जाए। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुमति बोधक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। तो मोहन जो है नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? ऑप्शन है आपके अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, नित्यता बोधक या निश्चय बोधक? बताइए कि मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सा हमारा क्रिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभ्यास बोधक। ठीक है, तो मोहन नित्य मंदिर जाया करता है ये हमारा अभ्यास बोधक क्रिया का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अभ्यास बोधक। चलिए एक सेकेंड, ये हमारा नित्यता बोधक है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, अभ्यास नहीं, क्योंकि नित्यता अर्थात ये जो कंटिन्यूटी है इसको मेंटेन कर रहा है ना, तो इसमें हमारा नित्यता बोधक होगा। क्लियर? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि जहां क्रिया करने की इच्छा निहित हो वह है। बताइए, तो जहां क्रिया करने की इच्छा निहित हो वह क्या होता है? ऑप्शन है आपके निश्चय बोधक, नित्यता सॉरी इच्छा बोधक, नित्यता बोधक या शक्ति बोधक? बताइए, जहां क्रिया करने की इच्छा निहित होती है वहां पे हमारा कौन सा जो है आंसर इसमें सही होगा? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इच्छा बोधक। ठीक है, तो फ्रेंड जहाँ पे क्रिया अच्छा जहाँ पे क्रिया करने की इच्छा निहित हो वो हमारा इच्छा बोधक का उदाहरण होता है। क्लियर? चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, देशभक्ति में समास है, बताएं कि देशभक्ति में समास कौन सा है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या वैभव? बताइए, देशभक्ति में समास कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष। देश के लिए भक्ति है ना, देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हस्तलिखित। बताएं कि हस्तलिखित में समास कौन सा है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय,
तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व? बताएं। हस्तलिखित में समास कौन सा है? हस्तलिखित अर्थात हाथों द्वारा लिखित, है ना? ये भी हमारा तत्पुरुष समास ही होगा। देखिए, से, के द्वारा, के लिए, है ना, को, इस टाइप के जो विच्छेद में हमारे वर्ड जहाँ पे आ जाएं वो हमारे सबके सब तत्पुरुष समास के ही उदाहरण होते हैं। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न त्रिनेत्र। बताएं फ्रेंड्स, त्रिनेत्र में समास कौन सा है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय? बताएं कि त्रिनेत्र में समास कौन सा है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्लियर? ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, त्रिनेत्र हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका भरपेट। बताएं कि भरपेट में समास कौन सा है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि? बताएं भरपेट में समास कौन सा है? तो भरपेट हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्लियर? देखिए भरपेट, है ना, इसके अलावा यथासंभव, यथारुचि, ओके, उपमान, उपसर्ग, ये सब हमारे जो है अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आनंद मग्न। बताएं आनंद मग्न में समास कौन सा है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय? आनंद मग्न में समास बताएं फ्रेंड्स कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, तत्पुरुष। ठीक है, आनंद मग्न ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। देखिए इसके आगे लिखा नहीं गया है लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आपको क्या बताना है, बाकी आप ऑप्शन देख के भी समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने वनवास। बताइए वनवास में समास कौन सा है? बताएं वनवास में कौन सा समास है? वनवास हमारा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, वन में वास, है ना। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो का प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय या अक प्रत्यय? बताइए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ओके, चलिए ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया हुआ है वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत है? चतुराई, मिठास, भिंडत या दुधार? बताइए, इनमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, मिठास। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिठास हमारा है कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? दुनिया लिखा हुआ था। चलिए, इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके जा जा, टा डा, का ख खा या रा। बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर थर्ड, का खा। ठीक है, तो का और खा फ्रेंड्स, का और खा ये हमारी जो है कंठ ध्वनियां हैं। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, वस्तु, स्थान, भाव ये विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण, विशेष, अव्यय या संज्ञा? कमेंट करें। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। तो इनको हम बोलते हैं संज्ञा। क्लियर? ऑप्शन फोर अगर आप चुन रहे हैं इसका आंसर, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स डिस्कस किया हुआ ही है। प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? बताइए, सुत को अगर स्त्रीवाचक बनाना है किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ई प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय या इक प्रत्यय? कमेंट करें। सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? जिसमें आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे क्योंकि सुध का विलोम क्या होता है? सुता। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का आपके लिए अगला क्वेश्चन। एक अल्प प्राण ध्वनि है, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके का, खा, घा, धा। इनमें से फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि कौन सी एक हमारी अल्प प्राण ध्वनि है। कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, खा। ठीक है, तो का और खा, ठीक है ना, जो हमारा का है हमें महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और खा हमारा अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा जो खा दिया गया है जो व्यंजन है ये एक अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो तालव्य, दंत, कंठ या ओष्ठ? बताइए कि जो दा ध्वनि है तो दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है? कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, ता था दा धा ना। ठीक है, तो ता था दा धा ना ये सभी हमारे दंत व्यंजन होते हैं। तो इसमें जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा का खा गा घा होते तो ये हमारे कंठ व्यंजन हो जाते, है ना। और अगर हमारे ओ आओ या पा फा बा भा मा ये होते तो ये हमारे ओष्ठ व्यंजन हो जाते। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, बताइए। तो आपके सामने दो वर्ण अक्षर दिए गए हुए हैं, ओ औ। बताइए फ्रेंड्स, ये ओ औ किस प्रकार के हमारे जो है वर्ण हैं। ऑप्शन है आपके तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। बताइए ओ औ किस प्रकार के जो है हमारे वर्ण हैं, फटाफट से बताएं। देखिए, अगर हम ओ और ओ औ को उच्चारित करेंगे तो फ्रेंड्स आप क्या देखेंगे कि ये हमारे होंठ की सहायता से कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, अर्थात ये हमारे कंठोष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर, ये सही आंसर है। तो ओ और औ ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन के लिए, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो ओ औ ये हमारे कंठोष्ठ हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो झ, ठ, जा, का या ता। बताइए इनमें से कौन सी एक अघोष भी ध्वनि है आपकी और एक अल्प प्राण ध्वनि भी है। बताइए वो ध्वनि कौन सी है। चलिए, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, का और ता। ठीक है, तो का और ता ये हमारे अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। का और ता ये हमारी अघोष और अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने की वर्णमाला किसे कहेंगे। ऑप्शन है आपके शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्गों के व्यवस्थित समूह को। बताइए कि वर्णमाला किसको कहेंगे। चलिए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना, इस क्वेश्चन में वर्ण होना चाहिए, वर्ग नहीं वर्ण। तो फ्रेंड्स वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम दिया हुआ है, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आवेशित शब्द का विलोम है। तो अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। बताइए कि आवेशित का विलोम क्या होता है। डियर फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनावेशित। क्लियर, तो आवेशित शब्द का जो विलोम होता है ये अनावेशित होता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो आवेशित शब्द का विलोम होता है अनावेशित। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि आचार का विलोम शब्द है। तो अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। बताइए कि आचार शब्द का विलोम क्या है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आप चुने हैं ऑप्शन सेकंड, अनाचार, तो ये सही आंसर है। आचार का विलोम हमारा अनाचार होता है, याद रखिएगा। क्लियर, इसके अलावा अनाचार के बाद में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अत्याचार। अब हमको ये बताइए कि अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है। तो फ्रेंड्स बताइए अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है जिसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनाचार। ठीक है, देखिए अनाचार और अनाचार, देखिए वर्तनी भी आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर आप इसको जल्दबाजी में फटाफट से अनाचार कर देंगे तो ये गलत हो जाता है, आपका अनाचार होता है ना कि अनाचार। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो अश्म, वृषभ,
बलिवर्द या गो, बताइए इनमें से कौन सा एक बैल का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन फर्स्ट अश्म, ओके, तो अश्म हमारा बैल का पर्यायवाची नहीं होता है। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने चुना हुआ है अपने इस क्वेश्चन का आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो अश्म हमारा बैल का पर्यायवाची नहीं होता, याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सुषमा, शोभा, सुंदरता या रमणी, बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द हमारा एक सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे विलोम शब्द, और अब आपको पर्यायवाची बताना है। सौंदर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है वो आप कमेंट करें। ऑप्शन 4 रमणी। क्लियर? तो जो रमणी है ये हमारा सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो तरंगिणी, तटिनी, तारिणी या सरिता, बताइए कि इनमें से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन थर्ड तरिणी। तरिणी हमारा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्लियर? ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तरिणी हमारा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो भवन, भुवन, निकेतन या सदन, इनमें से बताइए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा एक शब्द हमारा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इसके हम राइट आंसर की। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, भुवन। तो भुवन हमारा घर का पर्यायवाची नहीं होता है। भवन, निकेतन, सदन, इसके अलावा आलय, ठीक है, निवास, ग्रह, ठीक है, ये सभी हमारे घर के पर्यायवाची होते हैं। भुवन का अर्थ क्या होता है? भुवन का अर्थ होता है संसार, जगत, ये सभी हमारे घर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुन, बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्जुन। तो अर्जुन हमारा पार्थ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो जो पार्थ का पर्यायवाची कौन सा होता है तुम्हारा? अर्जुन होता है। नहीं, ठीक है, पार्थ का पर्यायवाची कौन सा है? अर्जुन। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा फ्रेंड्स श्री कृष्ण के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी हैं। तो श्री कृष्ण के क्या कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो गोविंद, गोपाल, है ना, इसके अलावा गिरधर, मुरारी। क्लियर? ये सभी हमारे श्री कृष्ण जी के पर्यायवाची होते हैं। युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? देखिए,
जो युद्ध में स्थिर हो, है ना, जो युद्ध में स्थिर होता है इसको युधिष्ठिर बोलते हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राजीव, कुवलय, जलद या अम्बुद, बताइए कि इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फटाफट से बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जलद। ओके, तो जलद हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। जलद हमारा किसका होता है? ये हमारा बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, मेघ। इसके अलावा अम्बुज, अम्बुज हमारा कमल का होता है। अगर यहीं पे हमारा अम्बुद पूछते तो ये भी हमारा कमल का, सॉरी, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अम्बुद किसका होता है? कमल का। और अम्बुद किसका होता है? अम्बुद ये वाला बादल का। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन, अब बताएं, यह कथन सही है, गलत है? कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है? बताएं। देखिए, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। तो यह कथन पूर्णतः सही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं इस टाइप के, 2 से 3 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्रश्न है आपका कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां तो निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं या अमूर्त होती हैं? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मूर्त होती हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और जो उनसे जुड़ी ध्वनियां होती हैं ये मूर्त होती हैं। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की भाषा, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। फिर बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है या बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है? बताएं, इनमें से कौन सा हमारा शुद्ध एक रूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार का संयोजन और रेखांकन करते हैं? तो यह कथन है। देखिए, बच्चे की भाषा की कक्षा में जो बच्चे होते हैं ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन सही है, गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, गलत है, सही हो सकता है। सही है क्योंकि रेखांकन भी अंशतः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। सही है क्योंकि भाषा की पुस्तकें में चित्र होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका प्रश्न है कि सृजनात्मक का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? बताएं। ऑप्शंस हैं आपके, कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों का सही उत्तर लिखना या अधूरी कहानी को पूरा करना। बताएं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी सहायक नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके ये जो है अब समाप्त होते हैं। आपका अब जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है।
प्रश्न है आपका, कबीरदास हुए हैं, आप बताएं कबीरदास किस काल के कवि हुए हैं? रीत काल में, वीर गाथा काल में, भक्ति काल में या आधुनिक काल में? चलिए बताइए। तो कबीरदास जी वीर गाथा काल के कवि थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में काशी में। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृतक, ब्रजभाषा, अवधी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है बताएं। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। ठीक है, कौन सी? तो ये अवधी भाषा है। इसके अलावा रामचरितमानस की रचना किसने की? बहुत इजी क्वेश्चन, तो ये तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली। वेरी इजी क्वेश्चन। तो कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सदुक्कड़ी। तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है भारतीय युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है। चलिए, तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है ये भारतीय युग है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा आंसर। कौन सा युग है? यह जो है भारतीय युग है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामलाल जब से सजा काट कर छूटा है किसी से मिलता ही नहीं। तो इसके लिए मुहावरा क्या होगा? आंख चुराना, आंख दिखाना, ईद का चांद होना या सूरज को देखना। तो रामलाल जब से सजा काट के छूटा है किसी से मिलता ही नहीं, इसके लिए मुहावरा क्या होगा यहाँ पे बताएं। किसी से न मिलना अर्थात आंखें चुराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर। ठीक है, आंख चुराना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। बहुत परिश्रम करना, इसका अर्थ क्या होता है? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबाना। बहुत परिश्रम करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? बहुत परिश्रम करना अर्थात एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। बताएं, भ्रष्ट नेताओं के कारण जो है चुनाव हार गई। तो हार जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं क्या होगा? ऑप्शन है आपके, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, लुटिया डूब जाना, भूत भगाना या अंतर पर खेलना। चलिए इसमें से बताएं कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, तो हार जाना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? चलिए, हार जाना अर्थात लुटिया डूब जाना। ठीक है, तो हार जाना इसका अर्थ क्या होता है? लुटिया डूब जाना। ओके, सो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, लुटिया डूब जाना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है। बताएं कि अत्यधिक परिश्रम करना या एकदम थक जाना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? निढाल हो जाना, चूर चूर हो जाना,
अस्त व्यस्त हो जाना या अंग अंग ढीला होना? बताएं। अत्यधिक थक जाना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है? तो ये होता है अंग अंग ढीला हो जाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। हमारा आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? अंग अंग ढीला हो जाना। ओके, अर्थात बहुत थक जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। इसके लिए मुहावरा क्या होगा? ऑप्शंस हैं, संबंध सूत्र समाप्त हो जाना, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना या अन्न जल उठ जाना। तो रहने का संयोग समाप्त होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अन्न जल उठ जाना। क्या होता है? अन्न जल उठ जाना। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 4 आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अन्न जल उठ जाना। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जी जान पर खेलना का आशय है। बताएं। ऑप्शंस हैं आपके फ्रेंड्स, सब कुछ बलिदान करना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो डिस्कस भी हम लोगों ने कई कई बार किए हुए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जी जान पर खेलना, इसका आशय क्या है? चलिए फ्रेंड्स, तो जी जान पर खेलना, इसका आशय होता है कि सब कुछ बलिदान करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सब कुछ बलिदान करना। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना। बताएं। आस्तीन का सांप होना, इसका अर्थ क्या होता है? विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बताएं। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विश्वासघाती होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना अर्थात विश्वासघाती होना। ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। ठीक है, विश्वासघाती होना। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटने का आशय बताएं। दुख सहना, आग पर लेटना, दूसरों को दुखी करना या आग से खेलना। बताएं, अंगारों पर लेटना, इसका आशय क्या होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? अंगारों पर लौटना अर्थात दुख सहना। क्या होता है? दुख सहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अंगारों पर लौटने का। ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, दुख सहना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, बात का धनी। इनमें से बताएं फ्रेंड्स, बात का धनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार ना मानना, वादे का पक्का, गुणी व्यक्ति या अमीर व्यक्ति। तो बात का धनी, इसका अर्थ बताएं क्या होता है? बात का धनी अर्थात वायदे का पक्का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हमारा उत्तर, बात का धनी अर्थात वायदे का पक्का होना। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तिया पांच करना। दुर्दशा करना, बेचैन करना, जबान देना, बनना या मुक्त दिलाना। तो तिया पांचा करना, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। ठीक है, कि तिया पांचा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न, थाली का बैंगन होना। बताएं कि थाली का बैंगन होने का अर्थ क्या होता है? उदार होना, प्रतिज्ञा भंग होना, कष्ट देना
जिसका अपना कोई विचार ना हो, या व्यंग वचन बोलने वाला, ये बोलना। थाली का बैंगन, इसका अर्थ बताएं क्या होता है। देखिए, जिसका अपना कोई विचार ना हो, ठीक है, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिद्धांतहीन व्यक्ति, इसी को बोलते हैं थाली का बैंगन। ये ऑप्शन हमारा सेकंड है, लेकिन फोर्थ प्लेस पे है। जिसका अपना कोई विचार ना हो, उसको को बोलते हैं थाली का बैंगन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसके अर्थ के संदर्भ में 5 मुहावरे दिए गए हैं। उपर्युक्त मुहावरा चुनिए। कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर मन फेर लेते हैं। इसके लिए मुहावरा क्या होगा? मन फेर लेना, इसका मुहावरा क्या होगा? पीठ दिखाना, आंखें बदलना, हाथ पतला होना, अंगूठा दिखाना, या आसमान दिखा देना। मुंह फेर लेना, इसका मुहावरा क्या होगा बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पीठ दिखाना। देखिए, आंखें बदलना नहीं होता है, आंखें फेरना होता है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा है। तो पीठ दिखाना, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, आंखें फेरना हमारा सही होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य के संदर्भ में 5 मुहावरे दिए गए हैं, उपर्युक्त विकल्प चुनिए। तो अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा जो क्रोध से लाल ना हो? तो क्रोध से लाल होने के लिए मुहावरा क्या होता है? अंगारों पर लेटना, आंखों में खून उतर जाना, जान हथेली पर रखना, लोहा बजाना, या आग में झोंकना। तो बताएं, क्रोध से लाल होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? तो क्रोध से लाल होना अर्थात आंखों में खून उतर जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ओके, आंखों में खून उतर जाना। अगला प्रश्न है, राम अपने पिता की आर्थिक स्थिति से बेपरवाह था, किंतु जब उसे अपने कर्तव्यों का बोध हुआ तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना, इसके लिए इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, अपमानित होना, निर्लज्ज होना, हास्य पात्र बनना, या बहुत शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना, इसका मुहावरा सॉरी इसका अर्थ क्या होता है बताएं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या होता है? बहुत शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न, लंबोदर उदाहरण है, आसान प्रश्न है। तो लंबोदर शब्द किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास। लंबोदर, तो लंबोदर शब्द में समास कौन सा है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ए, ठीक है। लंबोदर शब्द हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो लंबोदर हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, यह याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो राजरानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, या भूदेव, इनमें से बताएं कि हमारा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। चलिए, तो त्रिभुवन। ओके फ्रेंड्स, जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, त्रिभुवन हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है? तो नट, द्वंद्व, द्विगु, या अव्ययीभाव। सॉरी, अनायास में समास कौन सा? चलिए, इसका आंसर आप लोग अपने होमवर्क बनेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अनायास शब्द में हमारा समास कौन सा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अवघुंटन का अर्थ है, कमेंट करें। घूंघट, बांधना, अंगूठा, या गूंथना।
इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि अवगुंठन का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घूंघट। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अवगुंठन शब्द का अर्थ क्या होता है, घूंघट। ये हमारा अवगुंठन का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, घूंघट। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऐषणा का अर्थ है। ऑप्शन है आपके घृणा, अभिलाषा, अनिच्छा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐषणा का अर्थ बताएं। तो ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा। अभिलाषा या इच्छा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स दैवज्ञ का अर्थ है। तो देवता, किन्नर, ज्योतिष या गंधर्व, इनमें से बताएं कि दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिष ही होता है। ओके, याद रखेंगे दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्योतिष। तो हमारा बी ऑप्शन है, लेकिन ये सी प्लेस पे है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्विज के अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह, इनमें से बताएं कि कौन सा जो है द्विज का अर्थ नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो किसी प्लेस पे है, विदेह। ये विदेह जो है ये हमारा द्विज का अर्थ नहीं देता है। क्लियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारा आंसर, विदेह। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनेकार्थक शब्द नाग का एक अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा एक नाग का अर्थ नहीं है, कमेंट करें। आपके ऑप्शन है रथ, पारा, हाथी या मोक्ष। चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक हमारा नाग का अर्थ नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हाथी ये नाग का अर्थ होता है। ठीक है, इसमें नहीं, सॉरी, ठीक है, जो हाथी है ये हमारा